तो है एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यानी कि संध्या कंप्यूटर क्लासेस। मेरे फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को बोला था कि आपके जो हैं जैसे आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं, कौन से RCET के एग्ज़ाम, उसके बाद में जो है ये चैनल के माध्यम से आपको बिग अनाउंसमेंट मिलने वाली थी। यानी कि मैंने बोला था कि आपकी BSTC कक्षा में लगवाने वाला हूँ। तो आज की क्लास तो मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहा हूँ, लेकिन कल से जो है यही कक्षा आपको लाइव देखने को मिलेगी। अब आप लोगों को क्या करना होगा कि यहाँ से जो है मुझे आप लोगों को कमेंट जरूर देनी है कि भाई ये जो लाइव कक्षाएं हैं वो आपको कितने बजे चाहिए, है ना, कि आप जो है कितने बजे जो है लाइव आना चाहते हैं, तो उस हिसाब से फिर अपन रोजाना लाइव मिलेंगे, है ना। तो स्टूडेंट, आप जो हैं अभी तक भी अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कंटेंट काफ़ी दमदार होगा इस मामले में। इस एक यानी क्वालिटी के साथ आपका बिल्कुल समझौता नहीं होगा, आप चिंता न करें। आपको वही क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि आपके BSTC के एग्ज़ाम में जो है पूछे जा सकते हैं। तो मेरे विद्यार्थियों जो हैं, आपको जो है इसी चैनल के माध्यम से आपका संपूर्ण कोर्स करवाने वाला हूँ, यानी रीजनिंग, इंग्लिश, है ना, हिंदी, आपकी शिक्षण अभिरुचि और राजस्थान जीके। आज फिलहाल के लिए जो है आपको राजस्थान जीके की क्लासेस देखने को मिल रही हैं, और आपकी तैयारी जो होगी वो एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि 450 प्लस वाली होगी, है ना। तो यहाँ से जो है अब ज़्यादा तो आपका समय नहीं लूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने के लिए जो है आपके जिलों का उत्तर से दक्षिण की ओर जो है सही मिलान करना है। तो मेरे विद्यार्थियों, आप सभी को पता होगा ना कि भाई राजस्थान जो है 1070 किलोमीटर की क्या बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और कौन से देश के साथ में बनाता है, तो पाकिस्तान के साथ में बनाता है। और पाकिस्तान के साथ में जो सीमा बनाता है उस सीमा को रेड क्लिफ बोला जाता है। अब राजस्थान के ऐसे 4 डिस्ट्रिक्ट होते हैं जो क्या करते हैं, पाकिस्तान के साथ में सीमाएं बनाते हैं। कौन कौन से, आपके श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल यहाँ से करेक्ट हो जाता है। मेरे विद्यार्थियों, आपको ये भी याद रखना है कि भाई सर्वाधिक जो है वो कौन सा बनाता है, आपका जैसलमेर बनाता है, और सबसे कम आपकी कौन सा बनाता है, तो आपको याद रखना है आपका बीकानेर बनाता है। सबसे कम आपकी कौन बनाएगा, बीकानेर बनाएगा। अब देखो, सर्वाधिक जो जैसलमेर बनाता है 467 बनाता है। उसके अलावा अपन अगर बात करें कि बाड़मेर जो है 228 बनाता है। उसके बाद में गंगानगर की बात करें 210 बनाता है, और जो बीकानेर है वो सबसे कम बनाता है, कितनी, 168 बनाता है। इतनी सी बातें आप सभी को क्लियर होनी चाहिए। फिलहाल के लिए यहाँ से करेक्ट आंसर आपका ये होगा। देखो, आज की क्लास तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहा हूँ, लेकिन कल से मेरा वादा है कि ये जो है आपको कंटेंट पूरा का पूरा लाइव देखने को मिलेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं कि न्यूनतम नदियों वाला स्टूडेंट आपका संभाग कौन सा है। देखो, बात संभाग की कर रहा है ना। तो न्यूनतम नदियां अगर जिस संभाग में होगी उसका नाम क्या होगा, बीकानेर होगा। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि भाई सर्वाधिक कौन से संभाग में है, तो कोटा संभाग के अंदर सर्वाधिक होती है। कोटा संभाग के अंदर जो है आपको सर्वाधिक नदियां देखने को मिलती है। वही अगर अपन बात करें किसकी, कि भाई जो ऐसे सर्वाधिक नदियों वाला जिला आपका कौन सा है, तो फिर आपका चित्तौड़गढ़ हो जाता है। कौन सा, चित्तौड़गढ़ सर्वाधिक नदियों वाला आपका जिले की बात करें तो चित्तौड़गढ़। और कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहाँ पर बिल्कुल आपको नदी देखने को नहीं मिलती, तो बीकानेर और चूरू, दो ऐसे आपके डिस्ट्रिक्ट होते हैं जिसके अंदर आपको एक भी नदी देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ से ये भी आप सभी को बातें क्लियर होनी चाहिए। आगे फिर बढ़ते हैं कि आप सभी से दिया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, और नीचे दिए गए कूट को आपको क्या करना है, उपयोग करना है। तो हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई। हालांकि क्वेश्चन बिल्कुल आपका प्रिपेयर सही किया गया, लेकिन जो कूट है वो देने भूल गए, है ना। टाइप करते समय क्या है कि कूट देने भूल गए। तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपके मरुस्थलीय प्रदेश जो है आपका 61.11% क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और अरावली जो है आपके 9% में फैली हुई है, और पूर्वी मैदान जो है आपका 23% फैला हुआ है, और दक्षिण पूर्वी जो पठारी प्रदेश है वो मेरे विद्यार्थी आपका जो है 6.89% में फैला हुआ है। ये आगे वाले मत समझना, ये तो क्या है, इनके आगे नंबर दिए हुए हैं ना। अब देखो, यहाँ से याद रखना कि अगर जनसंख्या की बात करें तो भाई सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो कहाँ पे आपको देखने को मिलती है, तो मरुस्थलीय प्रदेश में देखने को मिलती है। कितनी, 40% राजस्थान की जनसंख्या यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर अगर बात करें अरावली में आपको 10% जनसंख्या देखने को मिलती है, और पूर्वी मैदानी प्रदेश में 39% देखने को मिलती है, और जो है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें तो 11% आपको जनसंख्या देखने को मिलती है। अब अगर यूं पूछे कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, तो घनत्व मेरे विद्यार्थियों आपको यहाँ पे तो देखने को मिल रहा है कि 23% में 39% जो है आपको जनसंख्या देखने को मिलती है। तो ये वाला अगर पूछे कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है, तो आपका यहाँ पे होता है, और सबसे कम आपका कहाँ पे होता है, तो मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलता है। अगर यहाँ से अपन
अगर बात करें कि मरुस्थल में जिले कितने होते हैं, तो आपके 12 जिले मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर आते हैं, अरावली के अंदर 13 जिले आते हैं, पूर्वी मैदान के अंदर आपके 10 जिले देखने को मिलते हैं, और पठारी जो प्रदेश हैं वहाँ पे आपको 7 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलते हैं। वहीं अगर बात करें मिट्टी की, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आपके मरुस्थल में तो ऑब्वियसली बात है कि रेतीली मिट्टी है, और अरावली में आपकी पर्वतीय मिट्टी है ना, और यहाँ से पूर्वी मैदान में तो आपकी कौन सी जलोढ़ है ना, ये तो सभी को पता होगा। और पठारी प्रदेश में आपको काली मिट्टी देखने को मिलती है, तो यहाँ से ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। आगे फिर बढ़ते हैं कि कितने सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थल को 2 भागों में बांटने का काम करती है, यानी कि ऐसी कौन सी रेखा है जो आपकी क्या करती है, मरुस्थल को 2 भागों में बांटने का काम करती है। तो मेरे विद्यार्थियों, आपके अगर यूं पूछता ना कि राजस्थान को 2 अलग अलग भागों में, यानी कि राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली रेखा तो आपकी कौन सी होती है, 50 सेंटीमीटर होती है। जबकि बात किसकी की है, मरुस्थल की है, तो अपन 25 सेंटीमीटर की बात करेंगे। यानी कि ये जो है आपके राजस्थान मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। कौन सा, एक तो शुष्क और दूसरा कौन सा आपका अर्ध शुष्क। कौन सा, एक तो आपका शुष्क हो जाता है और दूसरा आपका कौन सा, अर्ध शुष्क हो जाता है। ये भी आप सभी को पता रखना है। और जो शुष्क वाला है इसको महान मरुस्थल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, महान मरुस्थल बोला जाता है। तो इतनी सी बातें भी आप सभी को यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। आगे फिर बढ़ते हैं कि राजस्थान में कुबड़ पट्टी का विस्तार कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो भाई नागौर और अजमेर के अंदर आपको क्या देखने को मिलती है, कुबड़ पट्टी देखने को मिलती है। अब कुबड़ पट्टी को जो है बांका पट्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और बांका पट्टी भी इसको बोलते हैं। अब बांका पट्टी इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पानी है उस पानी में किसकी अधिकता आपको देखने को मिलती है, फ्लोराइड की अधिकता देखने को मिलती है। किसकी, फ्लोराइड। तो फ्लोराइड क्या करता है स्टूडेंट, तो फ्लोराइड जो है आपका एक फ्लोरोसिस नामक रोग उत्पन्न करता है, जिससे क्या होती है कि व्यक्ति की जो पेट होती है वो क्या होती है, ऐसे झुक जाती है। तो पेट के झुक जाने के कारण ही इसको कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी क्षेत्र बोला जाता है। नागौर और अजमेर यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे फिर क्या, आकलवुड जो फॉसिल पार्क है ये आपका कहाँ पे स्थित है, तो ये वाला जो है आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर वाला है ना। तो इसको क्या बोला जाता है आपका, हालांकि जैसलमेर और बाड़मेर दोनों में ये अवस्थित है, लेकिन मेजरली अपन जैसलमेर की बात करें तो आकलवुड जो है यहाँ से मेरे विद्यार्थियों आपको ये भी याद रखना है कि एक सांप की नस्लें भी आपको देखने को मिलती हैं, पीवड़ा सांप की नस्लें यहाँ से देखने को मिलती है। और यहाँ से हैं जो जुरेसिक काल के जो हैं फॉसिल्स प्राप्त हुए हैं, तो इसीलिए इसको आकलवुड फॉसिल पार्क जो है नाम से दिया गया है, यानी कि प्रकार का जीवाश्म उद्यान होता है। आगे फिर बात करते हैं कि आपका बोला है कि भाई राजस्थान में अरावली की जो लंबाई है वो कितनी है। देखो ओवरऑल अरावली तो कितनी है आपकी 692 है, और 692 आपके कहाँ से कहाँ तक हैं, तो पालनपुर से लगा के दिल्ली तक है, यानी खेड़ ब्रह्मा जो आपका है पालनपुर से लगा के दिल्ली तक आपकी 692 होती है। लेकिन वही राजस्थान के एस्पेक्ट में बात करते हैं तो 550 होती है। यानी कि अपन बात कर सकते हैं कि ओवरऑल अरावली का 80% जो भाग होता है वो कहाँ पे होता है, आपको राजस्थान के अंदर देखने को मिलता है। अरावली जो है आपकी वलित पर्वतमाला होती है और सबसे प्राचीन पर्वतमाला होती है। आगे फिर बात करते हैं कि उत्कात स्थलाकृति कौन सी नदी बेसिन में पाई जाती है। देखो नदी बेसिन का बात करते हैं, उत्कात स्थलाकृति तो आपके जो है संबल बेसिन के अंदर पाई जाती है। और उत्कात स्थलाकृति होती क्या है, तो संबल नदी के जो बाह्य क्षेत्र हैं उसके आसपास की जो बंजर भूमि है ना, बंजर भूमि, उसको मेरे विद्यार्थियों आपकी क्या बोला जाता है, उत्कात स्थलाकृति। और ये जो है आपके संबल बेसिन को जो है किसकी, डाकुओं की शरण स्थली भी कहा जाता है, और सर्वाधिक कोटा के अंदर आपको देखने को मिलती है। आगे फिर बात करते हैं कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो भाई उड़िया पठार है, जिसके कितनी है 1360 मीटर ही है, ये आप सभी को पता होगा है ना। तो यहाँ से ये भी पता रखना। आगे फिर बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती। तो ऐसी कौन सी जलवायु, देखो कोपेन ने जो जलवायु को वर्गीकरण किया था उसमें आपको एक तो BWSW दिया था, एक जो दिया था BSHW दिया था, और एक जो है CWG दिया था, और एक AW दिया था। लेकिन ये वाला जो आपको दिया है BSKW ये नहीं होगा है ना। तो ये आप पता रखना। ये तो जो है आपके शुष्क मरुस्थल के लिए दिया था, और जो BSHW जो है आपके अर्ध शुष्क के लिए दिया था। और भी जैसे अपन आगे पढ़ेंगे तो इनके बारे में और अपन देखते चलेंगे आगे। फिर ये तो है आपके 10 क्वेश्चन तो मैं भूगोल के लेके आया था। अब जो है आपके सामने 10 क्वेश्चन कला और संस्कृति के आने वाले हैं। तो बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था। मेरे विद्यार्थियों, जो आपको बीकानेर के अंदर जूनागढ़ देखने को मिलता है उसका निर्माण किसने कराया था, महाराजा राय सिंह ने करवाया था। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ से आप सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और जो बीकानेर का जो है जूनागढ़, यहाँ पे आपको जो है जयमल और फत्ता
सिसोदिया की क्या है आपकी गजारूढ़ मूर्ति भी आपको देखने को मिलती है। तो ये आप यानी कि इतनी सी बातें भी पता रखना। आगे फिर बढ़ते हैं कि यह दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से देखने पर नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। अबुल फजल ने कहा है, किसने कहा है? अबुल फजल ने। और कौन से दुर्ग के लिए कहा है? तो ये कुंभलगढ़ के अंदर जो स्थित है कटारगढ़, और जहाँ पे एक बादल महल है ना, बादल महल के अंदर आपके महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था बादल महल के अंदर। तो ये कटारगढ़ यानी कि इतनी ऊंचाई पे है कि आप यूँ समझ सकते हैं कि भाई अगर अनुमान लगाएं किसने? अबुल फजल ने, कि भाई अगर आप नीचे से ऊपर देखोगे तो आपकी जो सिर की पगड़ी होती है वो नीचे गिर जाएगी। तो यहाँ से विद्यार्थियों आपका क्या करेक्ट होगा? आपका कुंभलगढ़ यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे फिर है जो किलों का सिरमौर किसको बोला जाता है? चित्तौड़गढ़ को, है ना। और सोनारगढ़ तो आपका जैसलमेर के अंदर है, जूनागढ़ तो बता ही दिया बीकानेर के अंदर, है ना। आगे फिर बढ़ते हैं कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा और अल ब्रह्मा, इसको अल ब्रह्मा समझना, अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ भी सुना उससे भी बढ़कर ये महल है, विश्व हैबर ने ये कहा है। किसने कहा है? सबसे पहले तो विश्व हैबर ने। और ये कथन कौन से महलों के लिए कहा है? तो भाई आमेर के महलों के लिए कहा है। कौन से महलों के लिए? आमेर के महलों के लिए कहा है कि मैंने क्रेमलिन और मैं जो कुछ भी देखा और अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ भी मैंने सुना है उससे भी बढ़कर ये महल है। आगे आपको एक और कोटेशन याद रखना है जो कि कर्नल जेम्स टॉड का ही है कि अगर राजस्थान में मुझे कोई भी जागीरदार अगर जागीरी लेने के लिए बोला जाए, है ना, तो मैं जो है बैसरोडगढ़ की जागीरदारी लेना पसंद करूंगा। तो ये भी किसने कहा था? टॉड ने। और कौन से किले के लिए? बैसरोडगढ़ के लिए कहा था, जिसको जो है व्यापारियों ने बनाया था, बैसा शाह और रोड़ा शाह ने। आगे फिर है राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध जो है एकलिंग जी का मंदिर है? तो भाई एकलिंग जी तो सबको पता होगा, कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर आपको देखने को मिलता है। अब जो एकलिंग जी है ये मेरे विद्यार्थियों आपकी क्या है? मेवाड़ के राजा है। क्या है? मेवाड़ के राजा। यानी कि जो मेवाड़ के जितने भी राणा हैं या महाराणा हैं वो क्या मानते हैं? खुद को इनका दीवान मानते हैं। यानी कि जब भी युद्ध भूमि में जाते हैं तो इनकी क्या लेके जाते हैं? आशीर्वाद लेके जाते हैं, जिसको आस्था मांगना कहते हैं, है ना। इतनी सी बातें भी यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। आगे फिर बढ़ते हैं कि हर्षद माता मंदिर और चांद बावड़ी राजस्थान के कौन से जिले के अंदर अवस्थित हैं? तो भाई दौसा के अंदर ये आपको देखने को मिलती हैं। अब देखो स्टूडेंट, ये जो है आप आज तो यूँ समझो कि आप सभी के लिए एक प्रकार का ट्रायल लेके आया हूँ ताकि आप सभी लोगों को पता चले कि भाई BSTC के लिए जो आपकी कक्षाएं हैं वो आपकी अब स्टार्ट हो चुकी हैं। तो कल से जो है आपको लाइव क्लास देखने को मिलेगी और टाइमिंग आपको बताना है कि भाई कौन सा टाइमिंग आपको रखना है। तो शैलियों की बाड़ी का बोला है तो सभी को पता होगा, उदयपुर के अंदर आपको देखने को मिलती है, जिनका निर्माण किसने करवाया था? संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। आगे फिर कि जयपुर में हवा महल का निर्माण, है ना, जयपुर के अंदर हवा महल की बात की है। तो जयपुर के अंदर जब भी हवा महल की बात करें तो ये 5 मंजिला आपका महल होता है, जिसको किसने बनाया था? सवाई प्रताप सिंह ने बनाया था, है ना। तो इतनी सी बातें पता रखनी है। आगे फिर बढ़ते हैं कि नारियों द्वारा शिकार का चित्रण करते हुए चित्रकला की शैली कौन सी चित्रकला की विशेषता है? तो भाई कोटा शैली की ये विशेषता है, जिसके अंदर नारियों को यानी महिलाओं को क्या किया गया है? शिकार करते हुए दृश्य में दिखाया गया है। आगे फिर जो है पिछवाई किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो पिछवाई तो सभी को पता होगा कि श्री कृष्ण की जो रास लीला है ना, श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो मेरे विद्यार्थी आपको पिछवाई के अंदर देखने को मिलती है। और ये जो है आपकी नाथद्वारा शैली की विशेषता है ना। इतनी सी बातें सभी को पता होगी यहाँ से। आगे फिर है कि जयपुर को गुलाबी रंग से किस शासक ने रंगवाया था? तो भाई जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं, है ना, पिंक सिटी बोलते हैं। तो पिंक सिटी इसको बनाने के लिए योगदान किसका था? तो आपके राम सिंह द्वितीय का था, है ना। किसका था? राम सिंह द्वितीय का था। तो ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। तो ये थे आज के अपने टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन। मेरे विद्यार्थियों अगर आपको सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है। अब देखो जितने भी स्टूडेंट मेरे से जुड़े हैं आप सभी लोग जो हैं कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कल से कितने बजे ये क्लास चाहिए। और आपके सारा यानी कि रीजनिंग मेरे विद्यार्थियों, मैं खुद आपके साइंस का स्टूडेंट हूँ तो आप सभी को रीजनिंग काफ़ी अच्छी तरीके से करवाने वाला हूँ। और अपन बात करते हैं शिक्षण अभिरुचि, बहुत ही तगड़ी आपकी करवा दूंगा। यानी कि जब एग्ज़ाम में जाओगे तो आपके क्वेश्चन जो है गलत नहीं होंगे, ये मेरा दावा है ना। और जो है हिंदी वगैरह जो इंग्लिश वगैरह ये भी काफ़ी शानदार आपके करवा देंगे। बाकी जीके तो आप
छोड़ दो, टेंशन ही छोड़ दो। फिर जो जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसी टाइप के क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। तो मेरे विद्यार्थी अभी भी अगर आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आप लोग ऑफलाइन कमेंट जरूर देना कि आपको कल से कितने बजे ये क्लास मिलने या फिर आप कितने बजे ये क्लास लेना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।